Hi friends, I am scientist Gaurav Chaudhary and today we will be discuss about the electrostatic। आपने देखा होगा कि आपकी 12th प्लस इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में काफ़ी पढ़ाया जाता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक होता क्या है। इलेक्ट्रोस्टैटिक मैं आपको बता दूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक मीन्स होता है, इलेक्ट्रो मीन्स होता है चार्ज। ये जो इलेक्ट्रो वर्ड है ना, इलेक्ट्रो मीन्स होता है चार्ज। चार्ज कौन से होते हैं? तीन प्रकार के चार्ज होते हैं। पहले का चार्ज का नाम होता है इलेक्ट्रॉन, दूसरे का नाम होता है प्रोटॉन और तीसरा होता है न्यूट्रॉन। यानी तीन प्रकार के चार्ज होते हैं। अब लास्ट में आता है स्टैटिक्स। स्टैटिक आपने एक वर्ड सुना होगा, स्टेशनरी। स्टेशनरी मीन्स स्थिर, मीन्स ये बॉक्स यहाँ रखा है और इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा, आसानी से रखा हुआ है तो ये स्थिर है। यानी कि चार्ज एट रेस्ट, चार्ज के रेस्ट में होने की बात करता है। उस ब्रांच का नाम है, साइंस की शाखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर ही एक कॉन्सेप्ट आता है कूलाम्स लॉ। अब कूलाम्स लॉ को देख के थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है जब हम देखते हैं यार कूलाम्स लॉ कहना क्या चाहता है। फॉर्मूला बना देता है यार, एफ इक्वस टू Q1 Q2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। थोड़ा कन्फ्यूज़न वाला फार्मूला बना देता है, दिमाग ख़राब हो जाता है। अभी इसी फार्मूले को समझाऊंगा मैं कुछ एग्जांपल दे के। सपोज दैट मैं एक मैग्नेट लूँ, ये मैग्नेट है और ये मैग्नेट है, मीन्स दो चुम्बक ले लूँ, दो मैग्नेट ले लिए मैंने। मैग्नेट इधर एन है इसका, इधर एस है, इधर एन है इसका एस है। तो जब दो मैग्नेट एक दूसरे से थोड़ी दूरी पे रखी जाती हैं तो आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा, दोनों के बीच क्या लगता है, एक दोनों के बीच या तो एक दूसरे को खींचती हैं अपनी तरफ या एक दूसरे को भगा देती हैं। कभी मैग्नेट को रख के देखना, जब एक तरफ से रखते हैं तो कभी कभी चिपकती नहीं है, वो दूर की तरफ भगाती हैं, कभी कभी चिपक जाती हैं। यानी कि उसी को बोलते हैं फोर्स। इन दोनों के बीच में एक फोर्स लगता है मैग्नेट्स के बीच में, उसी फोर्स को क्या नाम दिया जाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज की बात करता है ना। अब मैग्नेट के अंदर भी तो इलेक्ट्रॉन्स ही हैं। जो मैग्नेट होती है हमारी, चुंबक होती है, उसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, डाइपोल्स होते हैं। तो ये मैग्नेट के बीच में जो है, जहाँ भी चुंबकीय क्षेत्र की बात आएगी, जहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड की बात आएगी, वहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा ही लगेगा चार्जेस के बीच में। अब इसी फॉर्म को मैं थोड़ा एक्सप्लेन करके बताता हूँ। कूलाम्स सर ने क्या बोला था? द अकॉर्डिंग, ये रहा कूलाम्स का लॉ। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस is directly proportional to the product of their magnitudes and inversely proportional to the square of the distance between them। देखिए सर के ऊपर से निकल जाती है डेफिनेशन, कुछ समझ में नहीं आता, अब हम आपको बताते हैं। कूलाम्स सर ने बोला कि दो चार्ज लीजिए, दो चार्ज लीजिए, एक चार्ज ये है प्लस, एक चार्ज ये है प्लस, दोनों प्लस के चार्ज हैं। कूलाम्स सर बोल रहे थे अब दो चार्ज हैं, दोनों के बीच कोई फोर्स लग रही है। जो फोर्स लग रही है उसका नाम है एफ। और एफ जो है, एफ फोर्स लग रही है, एफ को बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कूलाम्स लॉ में फोर्स को बोला गया एफ। अब एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है, अब इनका चार्जों का कुछ नाम तो होगा ही ना। मान लीजिए इसका नाम है ए और इसका नाम है बी। जबकि फिजिक्स में Q1 Q2 दिखाया जाता है, मैं ए और बी मान ले रहा हूँ। कुछ भी मान सकते हैं यार, हमारी मर्जी, चार्ज का नाम कुछ भी रख लो, वो कोई फिक्स थोड़ी ना है। तो कूलाम्स सर ने यही तो बोला था, कोई फारसी थोड़ी काटी। फोर्स लग रही है तो एफ लिख दिया उन्होंने, बराबर बराबर जो लग रहा है उसके बराबर में लिख दो। क्या होगा? फोर्स के लगने से क्या होगा? जो चार्ज हैं, ए चार्ज और बी चार्ज, उन पे दोनों पे फोर्स लगेगी। तो यही तो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी ए और बी चार्ज के बीच में एक फोर्स लग रही है, तो डायरेक्टली का मतलब यही होता है कि उनसे डायरेक्टली लिंक है, इनडायरेक्टली नहीं है। मीन्स जितना चार्जेस को पास लाते जाओगे इतनी फोर्स ज़्यादा होती जाएगी, और दूर लेते जाओगे तो कम होती जाएगी। फिर नीचे एक चीज़ और लिख दी कूलाम्स सर ने, Q1 Q2/d²। डी स्क्वायर यहाँ लगा दिया था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन। अब ये जो सिंबल होता है ना, आंकड़ी सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इससे समझ में आता है कि चीज से सीधा सीधा ताल्लुक है फोर्स का। डायरेक्टली बात कर रहा है, इनडायरेक्टली घटने बढ़ने की बात नहीं कर रहा। कह रहा है अब इस आंकड़ी का मतलब क्या होता है, अगर फोर्स बढ़ेगा यानी फोर्स इंक्रीज होगा तो ये चार्जेस के बीच में भी फोर्स इंक्रीज होगा। फिर नीचे लिखता है d²। अब d² कंफ्यूजन कर देता है। d² से मतलब क्या है? मीन्स अगर इन चार्जेस को मैं दूर लेके जाऊं, एक दूसरे से दूर लेके जाऊंगा तो फोर्स घटेगा। अगर चार्जेस को पास लाऊंगा
मान लीजिए, दोबारा बना के बताता हूँ, ये दो चार्जेस हैं, अब इनके नीचे में फोर्स है। मान लो इन चार्जेस को मैं ऐसे रख दूं तो फोर्स बढ़ जाएगा, यानी इंक्रीज हो जाएगा। अगर मैं चार्जेस को इतनी दूरी पर रख दूं, यानी दूर हो गया, तो फोर्स घट जाएगा। तो यही तो बोला था कूलाम्स सर ने। अब इन्हीं के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मेटेरियल भर दिया जाता है, उससे भी इफेक्ट पड़ता है, उसी को तो बोलते हैं परमिटिविटी। अब पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर, यही तो कूलम्स लॉ का फॉर्मूला है। एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर। बोल रहा है अगर डिस्टेंस बढ़ा दिया चार्जेस के बीच में, दो चार्जेस के बीच में डिस्टेंस को बढ़ा दिया, डिस्टेंस में उनके बीच में दूरी बढ़ा दिए, तो फोर्स घट जाएगा। फिर बोल रहा है आपने अगर डिस्टेंस को घटा दिया मतलब नीचे की तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ, ये एरो ऊपर जा रहा है तो बढ़ा रहा है, नीचे आ रहा है तो घटा रहा है, मीन्स फोर्स घटा दिया, मतलब डिस्टेंस घटा दिया, तो सीधी सी बात है फोर्स तो बढ़ना ही है। जब डिस्टेंस घटाओगे तो फोर्स बढ़ता है। कभी भी चुम्बक को ज़्यादा पास लाते हैं तो ताकत ज़्यादा लगाती है चुम्बक, दूर ले जाते हैं तो कम लगाती है, इसीलिए फोर्स दूर जाने पे कम हो जाती है, और जब पास आती हैं दो चुम्बकें तो फोर्स ज़्यादा हो जाती है। यही फॉर्मूला अप्लाइड होता है वहाँ, कभी चुम्बक को लगा के देखना। और चार्जेस क्या होते हैं, दो चुम्बक जो उठा रखी हैं हाथ में, एक का नाम Q1 रख देते हैं, एक को Q2 रख देते हैं, आप कुछ भी रख दो उनका नाम, एक का नाम राम रख दो, दूसरे का नाम श्याम रख दो। कूलाम्ब ने, अब ये फिजिक्स की बात करते हैं तो थोड़ा अच्छे से नाम रखा जाता है, थोड़ा स्टाइलिश नाम रखे जाते हैं, तो Q1 Q2 नाम रख दिए, ठीक है। अब इसी फॉर्मूले को थोड़ा आगे डेराइव किया उन्होंने, लिख दिया F बराबर K Q1 Q2 अपॉन अपॉन डी स्क्वायर, इस तरीके से लिख दिया, F इक्व टू Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर। अब मैं सभी से ये पूछना चाहूँगा, ये जो K लिख दिया डायरेक्टली को हटा के, इस K का मतलब क्या है? K को किस नाम से जाना जाता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के नाम से पढ़ा जाता है जब फिजिक्स की किताब पढ़ते हैं, लेकिन इस K का मतलब क्या है? K है क्या? अब मैं आपको बताऊं, जैसे दो चार्जेस हैं, अब ये दो चार्जेस हैं, दो मैग्नेट ले लीजिए, दो चुम्बक ले लीजिए, अगर उनके बीच में एक लकड़ी का टुकड़ा रख दूं मैं, सपोज दैट ये लकड़ी का टुकड़ा रख देते हैं हम, लकड़ी का टुकड़ा रख देते हैं, तो क्या चुम्बक काम कर पाएंगी? देखिए, कभी एक्सपेरिमेंट करिए, दो चुम्बक हाथ में पकड़िए, बीच में लकड़ी का टुकड़ा रख दीजिए, क्या चुम्बक इतनी मजबूती से काम कर पाएंगी? जी नहीं, थोड़ी फोर्स कम हो जाएगी। लकड़ी का टुकड़ा हटा दोगे तो फोर्स मजबूत हो जाएगी। वैसे ही कभी कागज का टुकड़ा लगा के देखिए तब फोर्स देखिए, लोहे का टुकड़ा लगा के देखिए तब फोर्स देखिए। ये एक्सपेरिमेंट हम सभी ने कर रखा होगा बचपन में जब हम बच्चे होते हैं। तो इसी टुकड़े को नाम दिया जाता है परमिटिविटी, यानी जहां फोर्स घटाना होता है वहां हम ऐसा मटेरियल डाल देते हैं जिसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड पास ना हो पाए, इलेक्ट्रिक फील्ड पास ना हो पाए, वहां ऐसा मटेरियल डाल देते हैं। अब इस परमिटिविटी में कौन से मेटेरियल यूज करे जाते हैं? जहां इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती वो होते हैं तुम्हारे इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स रखे जाते हैं हमेशा, इंसुलेटर। अगर कंडक्टर रख दिए तो सीधी सी बात है फ्लो करा देता है कंडक्टर, इंसुलेटर ही ऐसा मटेरियल है जो फ्लो नहीं करा पाता। तो दो चार्जेस के बीच में अगर कुछ फील्ड कर दिया, यानी कहने का मतलब है किसी नाले से पानी जा रहा है और पानी को रोकना है तो उसमें क्या करना पड़ेगा? मिट्टी डालनी पड़ेगी ही पड़ेगी, जब तो पानी रुकेगा। वो मिट्टी ही किसका काम करती है इन चार्जों के बीच? अगर कंपेयर करें तो डाइलेक्ट्रिक, और या डाइलेक्ट्रिक कोई दूसरा नाम है, परमिटिविटी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब इन फॉर्मूलेस की कुछ वैल्यू है वो याद कर लीजिए। ये फॉर्मूला F बराबर Q1 Q2 K मल्टीप्लाई में होता है अपॉन डी स्क्वायर। तो इस K की भी एक वैल्यू होती है, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, इसकी भी एक वैल्यू होती है, K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन ही तो वो मटेरियल है जो हम फील्ड करते हैं, यानी एप्सिलॉन के नाम से जाना जाता है। एप्सिलॉन का नाम होता है परमिटिविटी। एप्सिलॉन का नाम मैं बता दूं, एप्सिलॉन का नाम होता है परमिटिविटी। परमिटिविटी बोल दो, या कोई लकड़ी का टुकड़ा बोल दो, या कोई माइका बोल दो, सेरामिक बोल दो, यानी पत्थर रख दो, कुछ भी रख दो, या रबड़ रख दो, यानी नॉन नॉन कंडक्टर होना चाहिए। नॉन कंडक्टिव मटेरियल मीन्स इंसुलेटर ही ऐसे हैं, ठीक है। अब मैं आगे बताऊंगा कि ये जो परमिटिविटी है ये तीन प्रकार की होती है। परमिटिविटी कितने प्रकार की होती है? तीन।
अब 3 सिंबल होते हैं परमिटिविटी के। एक का सिंबल ये होता है, आपने देखा होगा, एक का सिंबल ये होता है और एक का सिंबल ये होता है, यानी 3 सिंबल देखे होंगे। इस तरीके का सिंबल, इस तरीके का सिंबल और इस तरीके का नंबर। तो इस वाले सिंबल को नाम दिया जाता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी। एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट मीन्स एक्चुअल, ACTUL, एक्चुअल में सत्य वाली, जो हमेशा रहती ही रहती है। एब्सोल्यूट परमिटिविटी है एक्चुअल परमिटिविटी। ये होती है जो एब्साइला होता है, जिसके नीचे पॉइंट नहीं लगा हुआ था, इसको बोलते हैं नॉट, पॉइंट को बोलते हैं नॉट, उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ मटेरियल। ये किसी मटेरियल की होती है, जैसे लोहे की अलग होगी, चांदी की अलग होगी, सोने के लिए अलग होगी। अब ये जो होती है रिलेटिव परमिटिविटी, इन दोनों का अगर रेशो निकाल दें, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम, ये एयर और वैक्यूम के लिए होती है और ये मटेरियल के लिए होती है, इन दोनों का रेशो ही रिलेटिव परमिटिविटी कहलाता है। कहने का मतलब ये वाली तो हर किसी पे अप्लाइड होती है, यानी आप देखोगे आपका लोहे का टुकड़ा है, कुछ भी है, एयर तो हर जगह रहती ही है यार, एयर कहीं ख़त्म थोड़ी ना होती, एयर तो रहेगी ही रहेगी, लेकिन कुछ जो उस मटेरियल की जो क्वालिटी है वो इस पे डिपेंड करती है, इस पे। तो इन दोनों का रेशो कहलाता है रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी। तो ये जो तुम्हारा एवसाइला होता है ना, एवसाइला नॉट, एवसाइला नॉट की वैल्यू हमेशा होती है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 फेरेड पर मीटर। याद कर लेना, ये एग्जाम में आ सकता है। एप्सिलॉन नॉट जो होता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर एंड वैक्यूम, वैक्यूम वो होता है जहाँ एयर नहीं होती, खाली जगह। एयर और वैक्यूम के लिए एब्सोल्यूट परमिटिविटी होती है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 फेरेड पर मीटर। अब बात आती है कि रिलेटिव परमिटिविटी कैसे निकालें, वो एग्जाम में कैलकुलेशन करना पड़ेगा, नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं बताऊंगा। अगर पूछ लेगा के की वैल्यू क्या होती है, के की वैल्यू क्या होती है, क्या क्या है डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, के की वैल्यू क्या होती है, के की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻9, हमेशा के की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻9। तो आपको समझ में आ गया होगा एब्सोल्यूट परमिटिविटी, परमिटिविटी क्या होती है और कूलाम्स लॉ क्या होता है। कूलाम्स लॉ ने अभी तक क्या बताया, कूलाम्स लॉ। नेक्स्ट लेक्चर में मैं बताऊंगा कि कूलाम्स लॉ से रिलेटेड अगर कुछ फार्मूले वगैरह जो थोड़ा डीपली फार्मूले हैं वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।